रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज एक खास बात मैं आपसे करना चाहता हूं। आप जानते हैं कि पूरे उत्तर भारत में जबरदस्त सर्दी पड़ रही है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में बर्फीली हवाएं चल रही हैं। रात में टेम्परेचर 5 डिग्री तक गिर जाता है। ऐसी ठंड में, ऐसी सर्दी में हमारे किसान भाई पिछले 22 दिन से धरने पर बैठे हैं। घर बार छोड़कर, आराम छोड़कर दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं। आज मैं आपको इन किसानों के बीच लेकर चलूंगा। जमीनी हकीकत देखकर आपको एहसास होगा किसान किन मुश्किल हालात में यह आंदोलन कर रहे हैं। और यह बताने की जरूरत आज इसलिए पड़ी क्योंकि कई दिन से सोशल मीडिया पर कई तरह के वीडियोस खूब चल रहे हैं, जिसमें दिखाया जा रहा है कि धरने पर बैठे किसान पिज्जा का मजा ले रहे हैं। किसानों को रबड़ी जलेबी परोसी जा रही है। किसान तो मसाज चेयर पर बैठकर मसाज करवा रहे हैं। किसानों के कपड़े वॉशिंग मशीनों में धुल रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि किसानों के रहने के लिए जंगल सफारी के टेंट लगे हैं। इन वीडियोस का मकसद क्या है? मकसद है यह दिखाना जैसे किसान आंदोलन करने नहीं, पिकनिक मनाने के लिए दिल्ली के बॉर्डर पर आए हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे दिखाया जा रहा है कि जैसे किसान खुद तो मजे कर रहे हैं और रास्ता बंद करके दूसरों को परेशान कर रहे हैं। मैंने अपने रिपोर्टर्स को दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के बीच जाने को कहा, किसानों के साथ 24 घंटे बिताने को कहा, यह पता लगाने को कहा कि आखिर सच्चाई क्या है। जहां हजारों किसान धरने पर बैठे हैं वहां हालात क्या हैं। पवन नारा, दीक्षा पांडे, विजय लक्ष्मी, इन तीनों रिपोर्टर्स ने जो तस्वीरें भेजी हैं, जो रिपोर्ट्स भेजी हैं, वो वाकई में आंखें खोलने वाली हैं। किसानों के लिए ये इंतजाम कौन कर रहा है, ये भी पता चला, और किसान कैसी कैसी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, ये भी सामने आया। तो एक एक करके मैं आपको ये वीडियोस और उनकी सच्चाई दिखाता हूं। सबसे पहले आपको दिखाता हूं वो वीडियो जो सबसे ज्यादा वायरल हुआ, जिसमें दिखाया गया कि किसानों की पिज्जा पार्टी चल रही है। दावा किया गया कि यह वीडियो सिंघू बॉर्डर का है। सड़क पर ही पिज्जा बेक हो रहा है। गर्मा गर्म पिज्जा किसानों को मुफ्त पे बांटा जा रहा है और स्लोगन लिखा गया था, किसानों का पिज्जा लंगर। ऐसा आंदोलन हो तो अनिश्चित काल तक चलेगा, ये कहकर मजाक उड़ाया गया। वीडियो मैंने देखा तो लगा अगर आंदोलन करने वाले किसान पिज्जा खा रहे हैं तो कौन सी बुरी बात है। क्या किसान पिज्जा नहीं खा सकते? पिज्जा खाकर किसानों ने कौन सी गलती कर दी? लेकिन दावा यह किया गया था कि सिंघू बॉर्डर पर किसानों के रोजाना पिज्जा लंगर चलता है। तो हमारे संवाददाता पवन नारा सिंघू बॉर्डर पर गए, किसानों से बात की। किसानों ने बताया एक दिन पिज्जा लंगर चला था। इसी तरह जलेबी का लंगर भी था और रबड़ी का लंगर भी हुआ एक दिन। लेकिन ऐसे लंगर रोज नहीं होते। किसानों को सपोर्ट करने के लिए व्यापारी आते हैं, दोस्त आते हैं। जिसका पिज्जा का कारोबार है वो पिज्जा खिलाकर चला जाता है। जिसकी मिठाई की दुकान है वो मिठाई खिला देता है। जितना लेकर आता है संगत को बांटता है और चला जाता है। इसलिए ये कहना तो गलत है कि किसान आंदोलन में रोज पिज्जा पार्टी होती है। एक बात सबको समझनी चाहिए, सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन करने वाले ज्यादातर किसान पंजाब से हैं। बड़ी संख्या में सिख भाई बहन हैं। दूसरों की मदद करना, भूखों को खाना खिलाना, यह सिखों की परंपरा है। पूरी दुनिया में गुरुद्वारों में लगातार लंगर चलते हैं। इसी तरह अब किसान आंदोलन के बीच में लंगर चल रहे हैं और इनका इंतजाम ज्यादातर गुरुद्वारों ने किया है। सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने किया है। गुरुद्वारों की तरफ से लंगर लगे हैं और सुबह की चाय से लेकर नाश्ता, दोपहर का खाना और शाम की चाय और रात का डिनर और फिर रात में गर्म दूध, सब कुछ किसानों को दिया जा रहा है। कभी किसी व्यापारी ने ड्राई फ्रूट्स दान कर दिए तो लंगर में ड्राई फ्रूट भी बांट दिए गए। रोटी बनाने के लिए बड़े बड़े तवे रखे गए, कहीं मशीनें लगा दी गई। ये जो मशीनें लगी हैं रोटी बनाने की, ये भी गुरुद्वारे की तरफ से लगाई गई हैं, क्योंकि गुरुद्वारों में ऐसी मशीनें लगी होती हैं। इसमें हर घंटे में 20,000 रोटियां बनती हैं।
गुरुद्वारों ने यहाँ लंगर की व्यवस्था की है। ये लंगर की व्यवस्था पटियाला में एक गुरुद्वारा है उसकी तरफ से की गई है। दूध आप देख सकते हैं, ये दूध उबलकर तैयार है जिसे संगत के लिए संगत को पिलाया जाएगा। अगर आप राशन देखें तो यहाँ 2 ट्रक भर के राशन है, सभी स्थिति है। यहाँ पानी की व्यवस्था है, प्लेट्स की व्यवस्था है, भोजन रात के लिए बिल्कुल तैयार है, बड़े बड़े कढ़ाए हैं और जो लंगर की व्यवस्था है वो बेहद मजबूत है। सामने हलवाई को बिठाया गया है, पकोड़े बने हुए हैं अगर आप पकोड़े खाना चाहें तो, और यहाँ राशन का सामान है। ये पकोड़े हैं, ये किस वक्त बांटे जाते हैं सर जी? सवेरे चमटे जाएंगे, सुबह के लिए तैयार कर दिए हैं। इधर आगे देखिए तो चाय चल रही है और इन चाय पीने वालों में यहाँ किसानों के अलावा आसपास के इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने वाली महिलाएं भी पहुंच रही हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं है, लोग मिठाइयां भी भेज रहे हैं। यहाँ कुछ डब्बे रखे गए हैं, इन सभी डब्बों में मिठाइयां हैं जो सुबह और शाम यहाँ बांटी जा रही हैं। गुरुजी जो इस संगत के हैं वो यहीं बैठे हुए हैं, पूरे इलाके का या कहें कि पूरे इंतजामात का मुआयना कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ तिरपाल तक भी संगतों के लिए पहुंच रहे हैं। यानी एक गांव है जैसा कि हमें बताया, जो लगातार 5 गांवों ने यहाँ दूध पहुंचाने का जिम्मा लिया है, जो कि हरियाणा के नरवाना से है, जो 26 क्विंटल दूध हर रोज यहाँ भेज रहे हैं। संगत ही प्रसादा भेज रही है, संगत ही राशन भेज रही है, संगत ही हमको खोया, केला, सेब, रसगुल्ला, गाजर पा, दाल, आटा, चावल, ये सारी देन संगत की है, ये हमको भेज रही है। सहयोग दे रहे हैं। हम संजोग सब पंजाब के, हरियाणा के, हिमाचल के, यूपी के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के सब भाई हमको संजोग दे रहे हैं और उनकी कृपा से ये लंगर चले हुए हैं। जगह जगह से लोग दान करते हैं। ऐसे कई सिख व्यापारियों को मैं जानता हूं, बिजनेसमैन को जानता हूं, जिन्होंने अपनी तरफ से सामान भेजा, किसने त्रिपाल भेजा, किसने खाना भेजा, किसने मिठाई भेजी। और गुरुद्वारों में तो हमेशा ये परंपरा, जैसे मैंने आपको बताया, लंगर की रही है। उनके लिए इंतजाम करना हजारों लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। मेरे पास कई ऐसे वीडियो आए जिनमें यह दिखाया गया कि किसान लग्जरी टेंट्स में रह रहे हैं, जो टेंट जंगल सफारी में या फिर कैंपिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आंदोलन के दौरान किसान उन्हीं टेंट्स में रह रहे हैं, ऐसा दावा किया गया। ये भी कहा इन टेंट्स में हीटर है, ठंड से बचने का इंतजाम है, सैकड़ों टेंट लगाए गए हैं, पूरी की पूरी टेंट सिटी बसा दी गई है। सब कुछ देखने के बाद पवन नारायण ने बताया ये सही है कि एक टेंट सिटी बना है, लेकिन ये बहुत छोटी जगह है। ये भी सही है, इसमें कुछ लग्जरी टेंट्स भी हैं, लेकिन ये टेंट सिटी हेमकुंड फाउंडेशन ने बसाए हैं। हेमकुंड साहब में मत्था टेकने के लिए जो लोग जाते हैं, उनके ठहरने के लिए ऐसे टेंटों का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह के करीब 100 टेंट लगाए गए हैं, लेकिन इनकी कोई बुकिंग नहीं होती। कोई भी आकर इनमें रह सकता है, लेकिन 100 टेंट्स में हजारों किसान तो नहीं ठहर सकते। पवन ने बताया गुजरात ठहराने के लिए गुरुद्वारे बहुत मदद कर रहे हैं। असल में तो गुरुद्वारों की तरफ से शामियाने लगाए गए हैं, रैन बसेरे की तरह। इनमें काफ़ी जगह होती है, बड़े बड़े टेंट्स के नीचे बिस्तर लगाए गए हैं, शामियाने से गद्दे रजाई मंगवाई गई हैं। इन टेंट्स में रजाइयाँ होती हैं, गद्दे होते हैं, और ज़्यादातर किसान रात में इन्हीं रैन बसेरों में सोते हैं। सिंधु बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। ज्यादातर किसान अपने साथ ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आए हैं, लेकिन जिन किसानों को ट्रैक्टर ट्रॉली में जगह ना मिले, ठंड ज्यादा है, उनके लिए रैन बसेरे का इंतजाम किया गया है। ये जो पीछे आप टेंट देख रहे हैं, ये टेंट दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से लगवाया गया है। और जैसे ही आप अंदर आएंगे तो यहाँ बाकायदा गद्दे लगे हैं, रजाइयों का इंतजाम है, और यहाँ लोग ठंड से बचने के लिए रात को रुक सकते हैं। ऊपर टेंट में प्लास्टिक भी लगाया गया है। कुल कितने लोग यहाँ आ जाते हैं और कितने लोग पहुँच रहे हैं? जितने भी आ जाए, मेरे ख्याल में 700-800 बंदा यहाँ सो जाता है। लेडीज अलग है, जेंट्स अलग हैं सोने के लिए।
तो लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग व्यवस्था है। दिन में ये गद्दे फोल्ड कर दिए जाते हैं, कोने में आप देखेंगे रजाइयां और गद्दों का इंतजाम है ताकि ठंड से बचा जा सके। ऊपर तिरपाल लगाया गया है और इस तरीके से यहाँ अस्थायी रैन बसेरा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से बनाया गया है ताकि किसी को परेशानी ना हो। कंबलों का एक स्टॉक इस तरफ भी रखा है और यहाँ जब रात को ठंडी हवाएं चलती हैं तो लोग ठिकाना ढूंढते हुए इस तरह के रैन बसेरों में पहुंचते हैं। ये तो जवाब है उन लोगों को जो कह रहे थे कि किसानों के लिए टेंट का सिटी बना दिया गया है, कैंप बना दिया गया है, लग्जरी टेंट्स लगे हैं, उसमें रहते हैं। क्या लग्जरी है तो आपने देख लिया। ज्यादातर किसान अपने ट्रैक्टर्स और ट्रॉली के साथ आए, ये भी पवन नारा बता रहे थे। असल में किसानों की ट्रॉली उनका आशियाना बन गई है। ट्रॉली पर तिरपाल लगाई गई ताकि सर्द हवा से बचा जा सके। ट्रॉली के अंदर पुआल लगाई गई, उसके ऊपर गद्दे डाले गए ताकि 3-4 डिग्री की ठंड को भी बर्दाश्त किया जा सके। पवन नारा बता रहे थे कि ज्यादातर किसान रात के वक्त ट्रॉलियों में सोते हैं, इसलिए यह कहना कि आंदोलन करने वाले किसान लग्जरी टेंट में रह रहे हैं गलत होगा। इसी तरह का एक और वीडियो खूब फैलाया गया कि आंदोलन में शामिल किसानों के लिए वॉशिंग मशीन लगा दी गई हैं। किसानों के कपड़े मशीनों में धुलते हैं। पहली बात तो ये, वॉशिंग मशीन में किसानों के कपड़े धुले, इसमें गलत क्या है? इसमें किसी को क्या परेशानी है? लेकिन हमारे संवाददाता ने इसकी भी जांच की। ये बात तो सही निकली कि कुछ जगह वॉशिंग मशीनें लगी हैं, कुछ किसानों के कपड़े वॉशिंग मशीनों में धोए भी जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ 3 वॉशिंग मशीनें लगी हैं और वो भी किसान खुद लेकर आए अपने घरों से। आंदोलन की एक तस्वीर ये भी है कि यहाँ पानी की व्यवस्था की गई है, यहाँ कपड़े धोए जा रहे हैं, यहाँ वॉशिंग मशीन लगाई गई है। सरदार जी, आपकी तरफ से लगाई गई है ये? फ्री तो है। भाई साहब, आपने लगाई है, क्या सोच के वॉशिंग मशीन लगाई? क्यों आपको लगा कि इनकी जरूरत है? सर, हम 27 तारीख को आए हुए थे पहले जत्थे के साथ संघर्ष में, और हमारे भी कपड़े गंदे हो गए तो अपने जो कपड़े धुलवाने के लिए घर गए। और आते हुए दिमाग में आ गए जो हमारे किसान भाई आए हुए हमारे साथ उसी दिन के, हर एक को हुई प्रॉब्लम, हुई दिक्कत होगी, तो आते हुए फिर हम 2 मशीन लेके आए थे, एक पुरानी और एक नई। एक नई और एक पुरानी। हाँ जी। फिर तीसरी कहाँ से आ गई? और तीसरी मशीन जब हमने काम शुरू किया तो भीड़ ज्यादा लगने लगी, तो एक हमारे किसान भाई और आए, उनका लंगर है सामने, तो फिर एक मशीन उन्होंने हमें और प्रोवाइड करा दी। तो ये अपने घर से एक पुरानी और एक नई खरीद के मशीन लाए, एक मशीन एक और किसान ने उपलब्ध कराई, और इस तरीके से यहाँ 3 वॉशिंग मशीन है और लगातार कपड़े धोए जा रहे हैं। इसके पीछे की सोच ये है कि किसान जो इतने दिन से यहाँ टिके हुए हैं वो कैसे अपने कपड़े धुलें और सफाई को सुनिश्चित कर सके। ये आंदोलन की एक तस्वीर है जिसमें आपस में एक दूसरे का सहयोग किया जा रहा है और हर तरह की मदद मुहैया करवाने की कोशिश की जा रही है। अब सोचिए, अगर 2-4 लोगों ने अपने घर से अपने खर्चे पर लाकर आंदोलन की जगह वॉशिंग मशीन लगा दी तो इस पर सवाल उठाने की क्या जरूरत है? इसका वीडियो बनाकर वायरल बनाने की क्या जरूरत है? असल में ज्यादातर किसान तो अपने कपड़े खुद धो रहे हैं, खुद सुखा रहे हैं खुले आसमान के नीचे। किसान आंदोलन का एक और वीडियो काफी चर्चा में है। इस वीडियो के जरिए दिखाया गया कि किसानों का आंदोलन 5 स्टार एजिटेशन है। यहां तो किसानों के लिए फुट मसाज मशीन का इंतजाम किया गया है। वीडियो में एक साथ कई फुट मसाज मशीनें दिखाई गई। कई किसान बैठकर पैरों की मसाज करवा रहे हैं। हमारे रिपोर्टर ने जब इस वीडियो की जांच की तो पता चला कि वीडियो सही है और सिंघू बॉर्डर का ही है, लेकिन हर जगह इस तरह की फुट मसाज मशीनें नहीं लगी। एक जगह एक फुट मसाज सेंटर खालसा एड की तरफ से बनाया गया है। इसमें बुजुर्ग महिलाओं और पुरुषों के फुट मसाज का इंतजाम किया गया है। जो बुजुर्ग किसान काफी दूर से पैदल चलकर आ रहे हैं उनके पैरों को मसाज देने के लिए ये फुट मसाजर लगाए गए। पवन नारा इस सेंटर में भी गए और किसानों से बात की। फुट मसाज पार्लर खोला गया है ताकि किसान जो यहाँ प्रदर्शन के लिए आए हैं उनकी फुट मसाज की जाए। कहाँ से आए हैं सरदार जी और कैसा लग रहा है पांव दबवा के? फिरोजपुर से। फिरोजपुर से? हाँ जी। तो पहले कभी इस तरह की मशीन में पांव दबवाए थे? नहीं, देखी नहीं थी। देखी नहीं थी? देखी नहीं थी। तो अब ये आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसा लगा? हाँ, ठीक है। ठीक है। बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छा है। बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छा है। सफर बहुत दिन हो गया करते हैं। हाँ।
थोड़ा थोड़ा थकावट महसूस होता था। कि ये किसान क्या मसाज ले नहीं सकते। ऐसे है कि स्टेज लगी हुई है आगे और पीछे 8-9 किलोमीटर का स्ट्रेच है जहाँ से वो पीछे से आते हैं। यहाँ दिन में 3-4-5 चक्कर भी आते हैं। कभी कोई जरूरत की चीज लेने यहाँ स्टॉल पे आता है, फिर पीछे जाता है। कुछ लोग बाय साइकिल आए हुए हैं, कुछ लोग बाय रोड आए हुए हैं। जो किसान भाई थे, कभी कोई आ जाता था, यार मेरे पीठ में दर्द है, कोई कहता मेरे घुटने में दर्द है, तो उनकी मसाज भी करते थे, उनके पाँव दोबारा दबाते भी थे। हाँ, तो क्योंकि किसान जो बहुत ज्यादा जनसंख्या मतलब यहाँ संख्या में है, तो हमारे पास वॉलंटियर्स जो है जो और कामों में बहुत बिजी रहते हैं, तो इसके लिए हमें मतलब हमने फिर टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। मैंने कुछ ऐसे वीडियोस भी देखे जिनमें दिखाया गया किसान कई सैलून वालों को अपने साथ लेकर आए हैं। आंदोलन की साइट पर, आंदोलन वाली जगह पर हेयर स्पा और मेंस पार्लर चल रहे हैं। लेकिन हमारे रिपोर्टर्स ने बताया सिंघू बॉर्डर पर खुद कुछ लोगों ने इनिशिएटिव लेकर किसान भाइयों के लिए सैलून का इंतजाम किया है। बॉर्डर पर फ्री सैलून सर्विस चलाई जा रही है। कुरुक्षेत्र के रहने वाले लाभ सिंह ने सिंघू बॉर्डर पर अपना सैलून फ्री में लगाया है, जहां आंदोलन में शामिल किसानों के हेयर कटिंग से लेकर और दूसरी सर्विसेज मुहैया कराई जाती हैं। मेरे पास जितना भी क्लाइंट है वो 90% किसान है और मेरा सारा किसान भाई आंदोलन में आ चुका है और उनकी सेवा के लिए मैंने यहाँ पे अपना फ्री सेवा करके सैलून बना दिया है। अपना सैलून पे वहाँ पे छुट्टी कर दी है, सैलून ऑफ कर दिया है। जब तक आंदोलन चलेगा हम यहाँ पर अपनी सेवा जारी रखेंगे। किसान भाइयों के साथ अजमन तो और कुछ नहीं, सेवा कर रहे हैं जी। उस्ताद कह रहे थे भाई सेवा करनी है, तो सेवा करना रहे जी, बस और तो कुछ नहीं है जी। तो जब तक आंदोलन चलेगा तब तक यहीं से, हाँ, जब तक देंगे सेवा देंगे सबको जी। सबकी कटिंग करेंगे, दाढ़ी करेंगे, जो भी सेवा देनी है सब कुछ देंगे जी। ये जो चिट्टे बाढ़ थे ना हमारे दाढ़ी में, सिर में, ये लड़ने शुरू हो गए थे कि हमने अपने प्रधान से आज्ञा मांगी थी, हमने घर जाना है। पर परसों से जब पता लगा मेरे भाई आ गए, ये यहाँ फ्री सेवा वास्ता, हम इधर सेवा करवाने आ गए। हाँ, फिर यहीं डटे रहेंगे, इतना आंदोलन जीत के नहीं जाते। अब कोई दिक्कत नहीं हो? ना कोई दिक्कत नहीं, तो इसी नहीं की दिक्कत थी, ये ठीक होगी। यहाँ तो लुट मचा रखी है सोनीपत में, तो 100 रुपए 150 रुपए दाढ़ी लेता है। बहुत ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆਈ ਬਾਈ ਹੁਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, बहुत ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। आपने देखा किसान अपना राशन बांध कर लाए हैं। गुरुद्वारों का लंगर लगता है, पर कहने वालों ने कह दिया कि पिज्जा पार्टी चलती है। किसान रात की कड़कड़ाहटी ठंड में अपना घर बार छोड़कर ट्रॉलियों में तिरपाल के नीचे सोते हैं, पर कहने वालों ने कह दिया उनके लिए लग्जरी टेंट लगाए गए हैं। किसी ने वॉशिंग मशीन दिखाई तो किसने फुट मसाज चेयर। मुझे लगता है ऐसी बातें फैलाना किसानों के साथ अन्याय है। हमारे रिपोर्टर से पाया कुछ लोगों ने मुफ्त में टेंट लगाए, किसी ने पिज्जा खिलाया, किसी ने बूढ़े लोगों के लिए फुट मसाज का इंतजाम कर दिया। इससे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमें तो उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने मुफ्त में ये फैसिलिटीज किसानों को दी। जिससे जितना बंद पड़ा उसने उतना किया, जिसके पास जो कुछ था उसने वही दिया, सेवा के भाव से दिया। वैसे भी ये सिखों की परंपरा है, पंजाब की संस्कृति है, हमारे देश के लोगों के संस्कार है। क्या लोग भूल गए कि जब लॉकडाउन से परेशान मजदूर सड़कों पर पैदल निकले थे तो उनके लिए भी लंगर लगाए गए थे। उन मजदूरों को भी ट्रांसपोर्टर से मुफ्त में बसों में, ट्रकों में बैठाकर उनके घर छोड़ा था। कुछ लोगों ने तो मजदूरों को हवाई जहाज से उनके शहर भेजा। इसलिए किसानों की मांगों को, उनके आंदोलन को पिज्जा और टेंट में फंसाना ठीक नहीं है। जब आप ऐसे वीडियो देखें तो उन पर भरोसा न करें। कुछ लोगों को लग सकता है कि किसान बहकावे में आ गए हैं, वो जिद पकड़कर बैठे हैं, लेकिन इसकी वजह से ऐसे वीडियो बनाना, भ्रम फैलाना ये ठीक नहीं है। मैं तो हर उस व्यक्ति के खिलाफ हूं जो अफवाहें फैलाता है, जो देश को, समाज को बांटने की बात करता है। इसीलिए जब किसानों के आंदोलन में टुकड़े टुकड़े गैंग घुसा, प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक बातें कही गई, तो हमने उसे भी एक्सपोज किया। किसान भाइयों से आज मैं यही कहूंगा कि बातचीत का सिलसिला जारी रहना चाहिए। नरेंद्र मोदी की नीयत पर शक न करें, सरकार से बात करें। आज ही कृषि मंत्री ने किसानों को एक चिट्ठी लिखी है। उस चिट्ठी में उन्होंने बहुत सारे आश्वासन दिए हैं। इस चिट्ठी की खास बातें क्या हैं ये मैं आपको बता देता हूं। 8 पन्ने की इस चिट्ठी में नरेंद्र सिंह तोमर ने
किसानों से 8 बड़ी बातें कही हैं। किसानों से कृषि मंत्री ने कहा, सरकार एमएसपी पर किसानों को लिखित भरोसा देने के लिए तैयार है। एमएसपी जारी है और जारी रहेगी, और यह बात वो लिखकर देने को तैयार है। दूसरी बात, किसानों को तय समय पर भुगतान किया जाएगा, इसकी गारंटी सरकार लेगी। तीसरी बात, मंडियों के बारे में किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मंडियां जैसी अभी चल रही हैं वैसी ही चलती रहेंगी, बल्कि मंडियों को और ज्यादा बेहतर और मजबूत बनाया जाएगा। तोमर ने किसानों से चौथी बात यह कही कि इन नए कानूनों का मकसद सिर्फ किसान की इनकम बढ़ाना है। किसानों को अपनी फसल बेचने के नए और ज्यादा विकल्प देना है। इन कानूनों से किसानों को अपनी मर्जी से अपनी फसल को किसी भी जगह किसी को भी बेचने का हक मिलेगा। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों को भरोसा दिलाना चाहती है कि नए कृषि कानून से किसानों की जमीन को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। कोई भी व्यक्ति या कंपनी किसानों से उनकी जमीन नहीं छीन सकेगी। जमीन पर मालिकाना हक हमेशा किसान का ही होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में समझौता सिर्फ फसलों के लिए होगा, जमीन के लिए नहीं। किसान जब चाहे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकते हैं। इस चिट्ठी में एक और खास बात लिखी है कि राजनीति के लिए कुछ लोग झूठ फैला रहे हैं। तोमर ने लिखा कि तीनों कृषि कानून किसानों की भलाई के लिए हैं और ये सुधार भारत में एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एक नई नींव रखेंगे। कृषि मंत्री की चिट्ठी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किसानों से अपील की है कि वो इस चिट्ठी को पढ़ें, इसको समझें। मोदी ने ट्विटर पर लिखा कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान भाई बहनों को पत्र लिखकर अपनी भावनाएं प्रकट की हैं, एक विनम्र संवाद करने का प्रयास किया है। सभी अन्नदाताओं से मेरा आग्रह है वो इसे जरूर पढ़ें। सरकार चाहती है किसान संवाद करें, बात करें, लेकिन विरोधी दल क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि बात ना बने, आंदोलन जारी रहे, टकराव बना रहे, क्योंकि किसानों और सरकार के बीच तनाव से सियासी गर्मी बनी रहती है, उनकी दुकान चलती रहती है। दिल्ली सरकार ने तो नए कृषि कानूनों को नोटिफाई कर दिया था, लागू कर दिया था, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में इन तीनों कानूनों को काला कानून बताया और फाड़कर फेंक दिया। किसान आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए आज दिल्ली विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाया गया था और सदन के अंदर कृषि कानून की कॉपियां बार बार फाड़ी गई। अरविंद केजरीवाल ने भी कृषि कानूनों की कॉपियां फाड़ी और इसके बाद सदन में स्पीकर के आसन के सामने खड़े होकर केजरीवाल की पार्टी के मेंबर्स ने कानूनों की कॉपियां फाड़कर इनको हवा में उछाला। ये तीनों कानूनों को मैं सदन के सामने सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं, अपने अपने स्थान पर बैठे। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं, मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं, माननीय सदस्य अपने अपने स्थान पर जाएं। ये नज़ारा दिल्ली की विधानसभा का था। राज्य के मुख्यमंत्री अगर सदन में खड़े होकर
संसद में पारित कानून को इस तरह फाड़ेंगे तो फिर विधानसभा में अगर ये होता है तो उस पर कोई आश्चर्य तो नहीं होगा। लेकिन ये मर्यादा के खिलाफ है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन चूंकि इस तरह की तस्वीरों से सियासी फायदा हो सकता है, इस तरह का एक्शन किसानों के साथ खड़ा दिखने के लिए जरूरी है, इसलिए यह सब किया गया। हालांकि इसके बाद केजरीवाल ने पूरी तरह सियासी बात की। उन्होंने कहा कि सरकार या बीजेपी के नेता किसानों को भरोसा दे रहे हैं, लेकिन उनके सवालों का जवाब नहीं दे रहे। और अपनी बात को साबित करने के लिए उन्होंने योगी आदित्यनाथ के भाषण का जिक्र किया। केंद्र सरकार कह रही है कि किसानों को कानूनों का फायदा समझ नहीं आता। तो केंद्र सरकार ने अपने सारे बड़े दिग्गज नेता, जितने बड़े बड़े इनके नेता हैं, उनको उतारा है कि समझाओ। आज योगी आदित्यनाथ जी जो वो टीवी में आ रहा था, शायद बरेली में 20,000 किसानों की रैली उन्होंने की। उनको कहा गया भाई इन तीनों बिलों के फायदे समझाओ, तो फायदे समझाने लगे वो। मैं सुन रहा था उनका भाषण। तुम्हारी जमीन नहीं जाएगी, ये फायदा है क्या? वो तो थी अभी तक, अब जाएगी नहीं, मतलब ये क्या फायदा है? तुम्हारी मंडी बंद नहीं होगी, ये फायदा है क्या? तुम्हारी मंडी बंद नहीं होगी, तुम्हारी जमीन नहीं जाएगी, तुम्हारा ये, अरे भैया ये तो था ही हमारे पास, फायदा क्या है? इनसे किसी से पूछो भाजपा वाले से फायदा क्या है, तो सारे जनों को एक लाइन रटा रखी है, किसान अब अपनी फसल पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है। हवा में बात करने से क्या फायदा है? कहीं भी बेच लो, कहीं भी बेच लो। अरे कहां बेच लें, बताओ तो सही। वो देश का किसान कहीं भी नहीं बेचेगा, उनको भी पता है कि कौन बेचेगा। अरविंद केजरीवाल योगी आदित्यनाथ के जिस भाषण का जिक्र कर रहे थे, उसके कुछ अंश भी मैं आपको सुनवा देता हूं। असल में बीजेपी ने किसानों को समझाने के लिए, उनकी शंकाओं को दूर करने के लिए किसान सम्मेलन आयोजित करना शुरू किया है। आज योगी आदित्यनाथ ने बरेली में किसान सम्मेलन को संबोधित किया। इस किसान सम्मेलन में 20,000 से ज्यादा किसानों ने हिस्सा लिया। योगी ने पहले तीनों कृषि कानूनों के फायदे गिनाए, किसानों की शंकाओं को दूर करने की कोशिश की और जो सवाल उठाए जा रहे हैं उनके जवाब दिए। आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी और केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने बार बार कहा है कि कृषि संबंधी सुधार के लिए जो कानून भारत सरकार ने बनाए हैं, यह किसानों की जमीनों को किसी को भी कब्जा करने की छूट नहीं देती है। मंडी समाप्त करने की कहीं कोई व्यवस्था नहीं, मंडी तो ये चलेंगे ही, लेकिन एक निजी क्षेत्र में मंडी एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए प्रारंभ किया जा रहा है, जिससे किसानों को ज्यादा दाम मिल सके। किसान अपनी उपज को मंडी के अलावा अगर कहीं बाहर बेचना चाहेगा, उस पे किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह गारंटी देने की एक व्यवस्था इसमें की जा रही है। लेकिन भाइयों बहनों, गुमराह करने का प्रयास ये विपक्ष और कुछ चुनिंदा लोग, जिन्हें भारत की प्रगति और किसानों की प्रगति और किसानों की खुशहाली अच्छी नहीं लग रही है, वे लगातार गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। और इसके बाद योगी ने किसानों को यह बताया कि कंफ्यूजन कौन फैला रहा है और क्यों फैला रहा है। जो लोग आज गुमराह कर रहे हैं, उन लोगों को यही बुरा लग रहा है कि वास्तव में किसानों के लिए नई नई चीजें क्यों, बायोफ्यूल की यूनिट लगने जा रही है और बायोफ्यूल के माध्यम से किसान की आमदनी को अतिरिक्त आमदनी करने के लिए पराली का, यानी धान का तो दाम मिलेगा ही मिलेगा, पराली का भी अतिरिक्त दाम मिल सके, इसके लिए बायोफ्यूल की एक नई पॉलिसी के साथ सरकार सामने आई है। मंडी समिति को ई नाम से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कार्यक्रम आगे बढ़ाया है, उत्तर प्रदेश की 100 से अधिक मंडियां इसके साथ जुड़ चुकी हैं। हम तो मंडियों को तकनीक के साथ जोड़ रहे हैं, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जोड़ रहे हैं, लेकिन विपक्ष गुमराह क्या कर रहा है कि मंडी बंद हो जाएगी। मंडी कहां से बंद हो रही है? हम तो मंडी को तकनीक के साथ जोड़ रहे हैं।
अच्छी सड़कें दे रहे हैं, अच्छे शेड दे रहे हैं, अच्छा पार्किंग दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष है कि जब कोई मुद्दा नहीं बचा तो एक झूठ को बार बार झूठ बोल करके गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। बीजेपी की कोशिश है कि किसान आंदोलन में पंजाब और हरियाणा के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हर जगह के किसानों को समझाने की कोशिश की जाए, जगह जगह किसान सम्मेलन किए जाएं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान किसानों के इसी तरह के सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। किसानों को नए कृषि कानूनों के बारे में लगातार बता रहे हैं, किसानों की जो शंकाएं हैं उनको दूर कर रहे हैं। कांग्रेस भी पहले कहती थी जब सत्ता में थी कि यह सुधार जरूरी है कृषि कानूनों में। एपीएमसी एक्ट में सुधार की बात वो करते थे। ये व्यापक हित में है किसान के, और ये बात लगातार मध्य प्रदेश में हम किसानों के बीच ले जा रहे हैं। किसान को नहीं तो बंधक था कि मंडी में ही बेचो, मंडी एरिया के बाहर अगर मंडी के बाहर अगर बेची तो ट्रक पकड़ लिए जाते थे, मंडी टैक्स की चोरी की, अवैधानिक काम किया। अब प्रधानमंत्री जी ने तो किसान को स्वतंत्र कर दिया कि मंडी में चाहो तो मंडी में बेचो, मंडी चालू रहेगी, मंडी के बाहर बेचना मंडी के बाहर बेचो, फूड प्रोसेसर को बेचो, किसी एक्सपोर्टर को बेच दो, कोई अगर वेयर हाउस पे खरीदता तो उसको बेच दो लाइसेंस लेके। क्या दिक्कत है? जहाँ किसान को सही दाम मिलेगा वो खेत पे बेचेगा, वो खलिहान में बेचेगा, वो घर पे बेचेगा, वो मंडी में बेचेगा। किसी को आपत्ति क्या है? काहे को आंसू बहाए जा रहे हैं? कुछ लोग भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, विशेषकर वो राजनीतिक दल जो मोदी जी के सामने मैदान में टिकते नहीं है, जिनकी कोई हैसियत नहीं है, वो किसानों के कंधों पर रख के बंदूक चलाना चाहते हैं। उनका ये प्रयास सफल नहीं होगा। शिवराज सिंह ने राजनीति की बात की। उन्होंने कहा कि विरोधी दल किसानों को गुमराह कर रहे हैं। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस की सरकार के दौरान किसानों के लिए कुछ नहीं किया। उनके जमाने में बाहुबलियों ने किसानों की जमीनों पर कब्जे किए, और अब कांग्रेस के नेता झूठा प्रचार कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों की जमीनों पर कंपनियां कब्जा कर लेंगी। बोते समय मुझे कीमत के दाम पता चल जाते हैं। आज तो जुआ है, मैं बोलता हूं तो 6,000 रुपया कुंटल बिकता है सोयाबीन, और जब मैं काटता हूं तो 2,000 रुपया कुंटल हो जाता है। अगर मुझे बोते समय रेट पता चल जाए कि इस भाव पर मिलेंगे, इस भाव पर बिकेगी मेरी फसल, तो किसी को आपत्ति क्या इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में? और जिसकी बात आप कर रहे थे कि वहां खुद किसान लाभ कमा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से। अब कोई ये कहे कंपनी कब्जा कर लेगी, कोई कब्जा तो करके देखे। किसान के खेत में आज किसी में हिम्मत है कि कहीं से बाहर से आके कंपनी कब्जा कर लेगी? पहले से रेट पता चल जाना, अच्छा खाद बीज मिल जाना, और उस पर बेचना। आपको पता है पिपरिया में 3,000 रुपया कुंटल दिल्ली की राइस कंपनी ने किसान से रेट तय किए थे, वो तो समय नहीं दे रहे थे, तो एसडीएम ने बुलवाया और 3,000 रुपया इसी कानून के तहत 3,000 रुपया कुंटल बिकवाया। लोकतंत्र में विरोधी दल सवाल उठाएं और सत्ता में बैठे लोग उसका जवाब दें। किसान के मामले पर बहस हो, उसकी भलाई और बुराई की बात हो, इसमें तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि संवाद से हर मुश्किल का, हर विवाद का हल जरूर निकलता है। बीच का रास्ता बातचीत से ही निकलता है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मध्य प्रदेश के किसानों से सीधे बात करेंगे। 35 लाख किसानों के खातों में 16,000 करोड़ की आर्थिक मदद पहुंचाएंगे। नए कृषि कानूनों के बारे में किसानों के मन में जो सवाल हैं उनके जवाब देंगे। और इसके बाद बीजेपी के बड़े नेता, केंद्र सरकार के मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री पूरे देश में किसान संपर्क अभियान शुरू करेंगे। वैसे आज सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि सरकार को किसानों से बात करके रास्ता निकालना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सुलझाने के लिए एक कमेटी बनाने का आदेश दे दिया है। कमेटी में सरकार और किसान संगठनों के लोग शामिल होंगे। यह कमेटी आंदोलन कर रहे किसानों से नए कृषि कानूनों के बारे में बात करेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि देश में हर किसी को अपनी बात कहने का हक है, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने का भी हक है। इसीलिए अदालत ने किसानों का पक्ष सुने बगैर आंदोलन को खत्म करने का आदेश न देने का फैसला किया, क्योंकि बगैर दूसरी बात सुने ऐसा फैसला तो अदालत दे नहीं सकती। लेकिन किसानों को यह ध्यान रखना चाहिए कि उनके आंदोलन से दूसरों को दिक्कत ना हो, यह बात भी सुप्रीम कोर्ट ने कही।
मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को भी किसानों की हितों की, उनकी भलाई की फिक्र तो है। सरकार भी किसानों का अहित नहीं चाहती, लेकिन चूंकि कंफ्यूजन है, संवादहीनता है, इसीलिए यह सारी परेशानी की जड़ बन गई है। सरकार बार बार किसानों से बातचीत की अपील कर रही है। आज प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, कृषि मंत्री ने चिट्ठी लिखी। मुझे लगता है यह सरकार की तरफ से 2 कदम है, अब 1 कदम किसानों को भी बढ़ाना चाहिए। अगर बातचीत बंद हो जाए, भरोसा खत्म हो जाए, पुराने रिश्ते टूट जाएं, तो बहुत मुश्किल होती है। बड़े दिनों से चल रही खबरों के बाद ममता बनर्जी के करीबी और तृणमूल कांग्रेस के ताकतवर नेता शुभेंदु अधिकारी ने फाइनली ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया, नाता तोड़ दिया, तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। शुभेंदु अधिकारी के अलावा साउथ बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन दीपतांशु चौधरी, आसनसोल के मेयर और तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी, पश्चिम बर्धमान जिला के उपाध्यक्ष अभिजीत आचार्य ने भी अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। और मैं कहूंगा कि यह ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका हो सकता है। अब इस बात की पूरी संभावना है कि ये सारे नेता 19 दिसंबर को होम मिनिस्टर अमित शाह की मौजूदगी में पश्चिम बंगाल में बीजेपी ज्वाइन करेंगे। अब तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने भी मान लिया कि शुभेंदु अधिकारी का बीजेपी में जाना तय है। तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेता सौगत रॉय ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी इतने दिनों से बीजेपी के साथ बार्गेनिंग कर रहे थे, बीजेपी उन्हें पैसा दे सकती है, मुकदमों से बचा सकती है, तृणमूल कांग्रेस ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए अब वो बीजेपी जाएंगे। ये तो अभी साफ है कि उनको पहले से बीजेपी से बातचीत हो रहा था और टर्म्स एंड कंडीशंस वो सब ठीक कर रहे थे, तो वो जाने वाले हैं, वो जाए। हम उसको तो चीफ मिनिस्टर फेस नहीं बना सकते, डिप्टी चीफ मिनिस्टर फेस भी नहीं बना सकते। बीजेपी शायद ये किया है, हम तो उसको कोई आर्थिक सहायता नहीं दे सकते, वो बीजेपी के लोग दे सकते हैं। और हम उसको कोई ईडी का केस से बचा नहीं सकते, जो बीजेपी के लोग कर सकते हैं। तो मुझे पता नहीं कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस उनसे हुआ, लेकिन ये सब हो सकता। सौगत राय को बहुत कुछ पता है, लेकिन वो कह नहीं सकते। जो बात पूर्वी मिदनापुर का बच्चा बच्चा जानता है, सौगत राय को तो पता ही होगी। शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस से नाता क्यों तोड़ा, वो बीजेपी में क्यों जाएंगे, इसके बारे में उनके सपोर्टर्स क्या कहते हैं, ये आप सुन लीजिए। इधर से थोड़ा दूर नंदीग्राम है, एक उधर से तृणमूल आया है, ठीक है, और उधर का जो नेता है वो है शुभेंदु अधिकारी, ठीक है। फिर एक बिहार से आया है पीके बोल के, वो टीएमसी चला रहा है। इसी बात से नाराजगी है, जिसके वजह से टीएमसी आया है, शुभेंदु अधिकारी की वजह से टीएमसी आया है। दीदी मुख्यमंत्री बना है, ठीक है, दीदी उसको ही भूल रहा है, पीके को लेकर दल चला रहा है, पीके का निर्देश मान रहा है। इसी बात का नाराजगी शुभेंदु अधिकारी में है। एक्सक्यूज बहुत आएगा अभी, ठीक है, एक्सक्यूज देने से कोई फायदा नहीं है। आप मेरे को ये बताइए, पीके को क्यों लेके आया? दीदी के पास, भाईपों के पास दिमाग नहीं है क्या? हमारा दादा के पास, शुभेंदु अधिकारी के पास दिमाग, दिल सब कुछ है, इसीलिए पीके जैसा नेता को नहीं चाहिए। यहाँ पे दिमाग भरपूर है हमारा दादा के पास, शुभेंदु अधिकारी के पास। जिसके पास दिमाग नहीं है वो लेके आएगा पीके को। हमारा दादा को जैसा पीके नहीं चाहिए, उनके पास दिल, दिमाग सब कुछ है। अगर शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में जाते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा? जरूर पड़ेगा नहीं, पड़ ही गया। अगले दिन में यहाँ पे टीएमसी बिल्कुल साफ हो जाएगा, और जो आएगा, मेरा जो नेता जहाँ पे जा रहा है वहाँ पे झंडा सारी से ऊंचा रहेगा। तो शुभेंदु जी को पहले से बहुत अपमान कर रहा था, इसलिए शुभेंदु अधिकारी का गुस्सा आया है। गुस्सा आने का तो काम कर रहा है, वो लीडर, टीएमसी का लीडर है, उसके साथ अच्छी नहीं व्यवहार कर रहा है। टीएमसी से चले गए तो कितना नुकसान होगा टीएमसी को? टीएमसी का साथ हम नहीं है, दादा का साथ है, शुभेंदु दादा का साथ है। दादा आएगी तो हम आएगी। और दादा बीजेपी में जाएंगे तो आप लोग भी जाएंगे?
दादा जदिके जाएगा हमराव सदिके जाओ। जब हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र ने सौगत रॉय से पूछा कि शुभेंदु अधिकारी के जाने की वजह पार्टी के लोग तो कुछ और बता रहे हैं, तो इस पर सौगत रॉय ने कहा कि अगर कोई अपनी तुलना ममता बनर्जी से कर रहा है तो उसके लिए तो कुछ नहीं किया जा सकता। शुभेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल के जंगल महल इलाके में काफी असरदार माना जाता है। मिदनापुर, नंदीग्राम, पश्चिम बर्धमान, नदिया, मुर्शिदाबाद और इसके आसपास की 60 असेंबली सीटों पर वो निर्णायक ताकत रखते हैं। जो नंदीग्राम आंदोलन लेफ्ट फ्रंट की सरकार के पतन का कारण बना, शुभेंदु अधिकारी को उस आंदोलन का हीरो माना जाता है। अपने इलाके में उनका आज भी बहुत दबदबा है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के नेता सौगत रॉय ने कहा कि नंदीग्राम आंदोलन शुरू भले ही शुभेंदु अधिकारी ने किया हो, लेकिन यह आंदोलन सफल तभी हुआ जब ममता बनर्जी वहां गई। ममता बनर्जी के सामने शुभेंदु क्या है? ममता बनर्जी देखिए, सन 84 में पहले लोकसभा मेंबर बना। शुभेंदु पहले विधानसभा मेंबर बना 2006। उसके पहले वो एक लोकसभा चुनाव, एक विधानसभा चुनाव हार चुके थे। तो ममता बनर्जी के मुकाबला में शुभेंदु क्या है? अगर नंदीग्राम मूवमेंट में वो थे तो ममता बनर्जी नहीं जाती तो नंदीग्राम के मूवमेंट इतना नेशनल इशू नहीं बनता। तो इसलिए ममता बनर्जी को मुकाबला में वो कुछ नहीं है। शुभेंदु अधिकारी के तृणमूल कांग्रेस छोड़ने से बीजेपी के नेता खुश तो हैं, लेकिन अभी ये नहीं कह रहे कि शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल होंगे। इतना कहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस में जिस तरह की तानाशाही चलती है, उसे देखते हुए कई और नेता पार्टी छोड़ेंगे। राजनीति में इस प्रकार असम्मान और कभी नहीं देखा लोगों ने। एक कर्मचारी के रूप में ट्रीट करते हैं। उनकी पार्टी में ना तो लोकतंत्र है, ना कोई व्यवस्था है, ना कोई विधान है और एक व्यक्ति का नाम पर चलता है। यहाँ अपने लोकतंत्र में इस प्रकार व्यवस्था को कोई स्वीकार नहीं करता है। आज तो बंगाल में विकल्प नहीं था, मजबूरी में लोग वही टिके थे। भारतीय जनता पार्टी ने एक विकल्प दिया है और उस विकल्प को लोगों ने स्वीकार किया है। उसके माध्यम से बंगाल का परिवर्तन होगा और विकास भी होगा, इसलिए लोग हमारे साथ आ रहे हैं। जो बात दिलीप घोष कह रहे हैं उसका असर भी दिखाई दे रहा है। जितेंद्र तिवारी ने जैसे ही आसनसोल के मेयर के पद से इस्तीफे का ऐलान किया, जिला अध्यक्ष का पद छोड़ा, उनके ऑफिस पर हमला हो गया। उनके नाम की जो नेम प्लेट थी उसको उखाड़ दिया। जितेंद्र तिवारी ने कहा, एक तरफ तो टीएमसी के नेता उन्हें बुलाते हैं बातचीत करने के लिए और दूसरी तरफ उनके ऑफिस पर हमला करवाते हैं। अभी जो मैंने प्रशासक पद से रिजाइन किया उसके आधे घंटे के अंदर मेरे पास खबर आई और मुझे पता भी चला कि पांडेसर में मेरा जो विधायक का कार्यालय था, जहां से मैं जनता की बात सुनता था, जनता का काम करता था, जनता को हर तरह की सुयोग सुविधा देता था, तो उस वहां पर कुछ एंटी सोशल को भेजकर उस पर कब्जा कर लिया गया, वहाँ तोड़फोड़ किया गया और ये कलकत्ता के निर्देश पर किया गया। तो एक तरफ कलकत्ता के लोग हमसे बात के लिए प्रयास भी कर रहे हैं, हम बुला भी रहे हैं और दूसरी तरफ ये काम भी कर रहे हैं, तो दोनों एक साथ कैसे चल सकता है? तो भावता मैं तो पूर्वी मिदनापुर की 16 में से 13 सीटें जीती थी, सिर्फ 3 सीटें लेफ्ट ने जीती थी। इसी तरह पुरुलिया की 7 में से 6 सीटें जीती थी। बारूरी में 12 में से 7 सीटें तृणमूल कांग्रेस ने जीती। बीजेपी का इस इलाके में तो कोई वजूद नहीं था, लेकिन अब शुभेंदु अधिकारी का बीजेपी में आना तय है और जब वो बीजेपी में आएंगे तो इन 60 सीटों पर बीजेपी को फायदा तो होगा। और ममता बनर्जी की मुश्किल सिर्फ पार्टी के बागी नेताओं से नहीं है, केंद्र सरकार से उनकी लगातार तकरार चल रही है, टकराव है और इस बार मुद्दा बने 3 आईपीएस अफसर, उनका तबादला। दरअसल डायमंड हार्बर में जेपी नड्डा के काफिले पर जब हमला हुआ तो कार्रवाई करते हुए केंद्र सरकार ने 3 अफसरों को डेपुटेशन पर बुलाया। इन्हें नई जिम्मेदारी दी गई है। भोलेनाथ पांडे को ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च और डेवलपमेंट, राजीव मिश्रा को आईटीबीपी और प्रवीण त्रिपाठी को एसएसबी में भेजा गया है। होम मिनिस्ट्री ने पश्चिम बंगाल सरकार से 3 अफसरों को जल्द से जल्द रिलीव करने को कहा है।
लेकिन ममता इसके लिए तैयार नहीं है। ममता ने कहा कि केंद्र सरकार अपने अधिकारों का मिसयूज कर रही है, दुरुपयोग कर रही है। ये देश के संघीय ढांचे, फेडरल स्ट्रक्चर पर हमला है। उनकी सरकार इसे स्वीकार नहीं करेगी और केंद्र सरकार के सामने नहीं झुकेगी। पर आज की अच्छी खबर आपको बता दूं, इसरो ने आज एक और ऐतिहासिक उड़ान भरी। इसरो ने PSLV C50 लॉन्च किया। इस व्हीकल के जरिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट CMS-01 से टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में जबरदस्त सुधार होगा। इससे टेली एजुकेशन, टेलीमेडिसिन और डिजास्टर मैनेजमेंट में मदद मिलेगी। CMS-01 अगले 7 साल तक एक्टिव रहेगा। इसरो के चेयरमैन के सिवान ने इस सैटेलाइट के लॉन्च को बड़ी कामयाबी बताया। उन्होंने कहा कि सैटेलाइट ने काम करना शुरू कर दिया है। कोरोना संकट के दौरान ये दूसरा सैटेलाइट है जिसे इसरो ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया। अब जरा मौसम का हाल आपको बता दूं, इस वक्त पूरे नॉर्थ इंडिया में जबरदस्त सर्दी पड़ रही है। अगले 3 दिन तक सर्दी और बढ़ेगी, ठंडी हवाएं चलेंगी, टेम्परेचर गिरेगा, इसलिए सावधान रहिए। ताजा अपडेट यह है कि दिल्ली में आज का मिनिमम टेम्परेचर 3.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, यानी इस सीजन का अब तक का सबसे ठंडा दिन। राजस्थान के चूरू में आज पारा 2.2 डिग्री 2.2 डिग्री तक गिरा। मैदानी इलाकों में ठंड इसलिए बढ़ रही क्योंकि पहाड़ों पर जबरदस्त स्नोफॉल हो रहा है। हमारे संवाददाता मंजूर मीर ने बताया कि श्रीनगर में आज टेम्परेचर -6.4 डिग्री सेल्सियस था, 6.4 डिग्री। डल लेक जमने लगी है। गुलमर्ग का टेम्परेचर 0 से 11 डिग्री नीचे था। द्रास का टेम्परेचर तो -26.5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर गया। अब एक नजर उन खबरों पर जो कल सुर्खियों में रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश के किसानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। सेना कल लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का परीक्षण करेगी। कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में सुप्रीम कोर्ट कल फैसला सुनाएगा। और वक्त है हमारी स्पेशल रिपोर्ट का। पाकिस्तान में इन दिनों काफी उथल पुथल चल रही है। इमरान खान सरकार के खिलाफ आवाम के बीच भारी नाराजगी है, लेकिन आज कुछ ऐसी तस्वीरें आई जिससे वहां की फौज की भी बदनामी हो रही है। ये दिखाई दिया।